हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटिया डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 3rd की एनसीईआरटी की बुक हम कर रहे हैं। इस बुक का नाम है आसपास। जैसे ही ये बुक आपकी हो जाएगी उसके बाद हम जो 3rd क्लास की नई बुक है हमारा अद्भुत संसार, हम वो करेंगे। क्लास 4th और क्लास 5th की ईवीएस की बुक मैंने करा दी है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9, बादल आए बारिश लाए। तो इसमें बेटा इस चैप्टर में आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट था नहीं, है ना। इसमें बस 2 ही पॉइंट निकलते हैं कि हाथी को केले बहुत पसंद है, जिसमें एक अप्पू हाथी है उसके बारे में बताया हुआ है चैप्टर में। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा कि जो पेड़ पौधे होते हैं तो उनको पानी कहाँ से मिलता है ना। तो जब बारिश होती है बेटा तो उनको बारिश से ज्यादातर पानी उनको बारिश से मिलता है। और बारिश आते ही जो है वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, खिल उठते हैं पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है, बारिश होने पर मिलता है ना। ज्यादातर पानी बारिश होने पर ही मिलता है। जैसे ही बारिश आती है तो देखा होगा आपने चारों तरफ हरियाली हरियाली, पेड़ पौधे एकदम खिल उठते हैं ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10, पकाएं और खाएं, है ना। इसमें क्या है कि हम खाने की हर चीज को तो पका करके नहीं खाते हैं। हम कुछ चीजों को कच्चा खाते हैं और कुछ चीजों को हम पकाकर खाते हैं। और कुछ चीजों को हम कच्चा या पकाकर दोनों तरीके से खा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि खाने को हम कच्चा खाते हैं, किसी खाने को हम पका करके खाते हैं। कुछ ऐसा भी होता है खाना जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं। दोनों तरीके से हम इसमें खा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। खाने की चीजें जो है वो अलग अलग तरीके से पकाई जाती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है ना। कोई किसी को सेक कर पकाया जाता है, किसी चीज को हम तलकर पकाते हैं, किसी को भूनते हैं, तो किसी को भाप में हम पकाते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। तो अब भोजन पकाने का तरीका, है ना। अब खाना पकाने का तरीका क्या हो गया, एक तो भूनकर हम पका सकते हैं, उबालकर, तलकर और सेक कर। ये इंपॉर्टेंट है ना। ये आता है आपके क्वेश्चन एग्जाम में कि भोजन पकाने का तरीका क्या है। तो भूनकर, उबालकर, तलकर या फिर सेक कर, ये 4 तरीके हैं जिससे हम खाना पका सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे हम। घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि टीचर के अलावा और भी व्यक्ति हैं जो जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है। बच्चे को जानकारी का स्रोत सिर्फ टीचर को ही नहीं समझना चाहिए। टीचर से अलग भी बहुत से लोग होते हैं जो उसको जानकारी दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है कि बच्चे अपने घर के लोगों से बातचीत करें और अपनी जानकारी को बढ़ाएं। बच्चे को सिर्फ ये ना लगे कि बस हर चीज उसके टीचर को ही पता है। और आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसको कुछ पढ़ा रहे हैं और उसकी टीचर ने उसे अगर कुछ पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने ये कहा ना कि बेटा ये ऐसे नहीं, ये गलत है और इसको ऐसे करेंगे, तो बच्चा आपको तुरंत क्या कहेगा, आपको नहीं पता, मेरी मैम ने बताया है और ये तो ऐसे ही होगा। तो देखा होगा ना। तो क्या होता है कि बच्चे को ये लगता है कि अच्छा मेरी मैम ने बताया तो मैम ने जो बताया वो सब ठीक है। तो बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ टीचर ही जानकारी का स्रोत है, उसके घर के सदस्य भी तो उसको जानकारी दे सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के जो है वो अपने अनुभव जो है वो रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा हो सकती है। अब आपको पता है बेटा कि खाना पकाने के तरीके अलग अलग होते हैं हर घर में, है ना। कहीं पे तो आज भी चूल्हे पर खाना पकाया जाता है ना। कुछ लोग होंगे जो स्टोव आता है ना, मिट्टी का तेल डालकर जलाते हैं जिसको, उस पे खाना बनता होगा, कहीं कहीं पे गैस पे भी बनता होगा। तो खाना पकाने के तो तरीके अलग अलग होंगे हर जगह। तो क्या है कि बच्चे, इस पर भी बच्चों से बातचीत की जा सकती है। और घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी चर्चा की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर 11, है ना, यहाँ से वहां, है ना। तो इसमें क्या है, कुछ बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि हम यहाँ घूमने गए, तो कहीं हम घूमने गए तो हम बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, है ना। इस तरीके की इसमें चैप्टर में पूरे बात की गई है। तो आपके एग्जाम से रिलेटेड इसमें कोई पॉइंट ऐसा बनता नहीं है। सिर्फ एक ही स्लाइड है कि बच्चों ने कई वाहनों को, है ना, या तो वास्तव में या फिर किताबों में या फिल्मों में देखा होगा। ये सभी अनुभव जो है वो बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जितने भी ये पेडागॉजिकल टर्म है आपकी,
इसमें हर चीज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के साथ चर्चा की जाए, है ना, डिस्कशन किया जाए क्लास में। तो जब भी आपके क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, तो ये ध्यान रखना, एक ये कहते हैं ना, ये पॉइंट जो है चर्चा करना, है ना, ये एक पॉजिटिव है ना, चर्चा करनी चाहिए, हमें बच्चे के साथ चर्चा करनी चाहिए। एक आपका आता है क्षेत्र भ्रमण पर, फील्ड ट्रिप, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है आपके लिए, है ना। तो चर्चा करना जरूरी है। तो आपने नोटिस भी किया होगा कि ज्यादातर यही लिखा होता है, बच्चों के साथ चर्चा करें, इस बारे में चर्चा करें। तो देख रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट शब्द है ये, है ना। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधियां कराएं जिससे कि सफर के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएं, जैसे कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। बस इसमें इतना ही था, है ना, आगे इसमें कुछ था नहीं ऐसा। चैप्टर नंबर 12, काम अपने अपने, है ना। तो इसमें क्या है बेटा कि इसमें चैप्टर में एक पिक्चर दे रखी है जिसमें सब लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था नहीं, सिर्फ इतना ही कि बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है ना। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा होगा, कि हर काम जो है वो महत्वपूर्ण है, ना तो कोई काम छोटा होता है और ना ही कोई काम बड़ा होता है। बस इतना ही था इसमें, है ना। चैप्टर नंबर 13, ये चैप्टर बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना बेटा। यहाँ से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लुई ब्रेल जो है वो फ्रांस देश के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। लुई ब्रेल, है ना, कहाँ के रहने वाले, फ्रांस के रहने वाले हैं। जब वो 3 साल के थे तो एक दिन वो अपने पिता के औजारों के साथ खेल रहे थे और अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंख में चोट लग गई और उनकी जो आंखें हैं वो खराब हो गई। देख रहे हैं आप, लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। और जब वो 3 साल के थे तो अपने पिता के औजारों के साथ खेल रहे थे, तो एक नुकीले औजार से जो है वो उनकी आंखों में चोट लग गई और उनकी आंखें खराब हो गई, है ना। तो उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। तो लेकिन जो लुई ब्रेल हैं उनकी पढ़ने लिखने में रुचि थी, तो उन्होंने हार नहीं मानी, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। वह पढ़ने लिखने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए कि ब्रेल लिपि में कैसे पढ़ते हैं, है ना। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है, जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं, तो वो ब्रेल लिपि के माध्यम से ही पढ़ते हैं। तो इसमें कैसे पढ़ा जाता है, छू करके पढ़ा जाता है ना। आगे बढ़ेंगे हम, है ना। अब ये देख रहे हैं आप, ये है ना, यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट है इसमें, है ना, 6 बिंदुओं पर आधारित है ये। तो इस तरह की लिपि में एक मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। एक मोटे कागज पर क्या होता है, उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, छूकर पढ़ा जाता है। और यह लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि ब्रेल लिपि है वो कितने बिंदुओं पर आधारित है। तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे 6 बिंदु, 8 बिंदु, है ना, 7 बिंदु या फिर 5 बिंदु। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्रेल लिपि है बेटा वो 6 बिंदुओं पर आधारित है ना। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। लुई ब्रेल का जन्म जो है 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। तो ये कब हुआ था इनका जन्म, 4 जनवरी 1809 में। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, है ना। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है इन्होंने वो 1824 में किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 4 जनवरी को। तो उसी 4 जनवरी उसी डेट को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। कहाँ से आया किसने पकाया, है ना, चैप्टर नंबर 14। इसमें 2 परिवार दिए गए बेटा, वेणु का परिवार और रानी का परिवार, है ना। ये दोनों परिवार हैं। और आप इस पिक्चर को देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, ये लड़का है और ये क्या कर रहा है, घर की सफाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप इस इमेज में, लड़की ही सारे काम, है ना, ये माँ होगी इसकी, है ना, ये बच्ची, तो यही काम कर रही है ना। लेकिन पुरुष क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं आप इमेज में। लेकिन यहाँ पे भी तो ये पुरुष है ना, लड़का है ये, तो ये क्या कर रहा है,
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में जो जेंडर बाइज्ड होता है ना, कि ये काम लड़की ही करेगी, है ना, या ये काम महिलाओं का ही है, या फिर ये काम पुरुष ही करेंगे, तो इस तरीके का जो आजकल जो मतलब भेदभाव है ये, है ना, जेंडर रूढ़िवादिता जो है, ये उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो रूढ़िवाद धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए, है ना। जो लोग भेदभाव करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप इमेज में, ये लड़की के हाथ में तो झाड़ू दे रहे हैं और लड़के के हाथ में किताब दे रहे हैं, तो ये भेदभाव ही तो हुआ ना बेटा, कि लड़की है तो घर का काम करेगी, लड़का है तो पढ़ाई करेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो क्या है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव पर चर्चा जो है संवेदनशीलता से होनी चाहिए, ताकि बच्चे उन पर सवाल तो करें पर किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा सके। तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। घर का काम जो है उसमें पुरुष को भी हेल्प करनी चाहिए, और जो बाहर का काम है वो महिलाएं भी कर सकती हैं, है ना। लेकिन होता क्या है, कैसी धारणा बना के रखते हैं लोग कि घर का काम तो महिलाएं करेंगी और बाहर का जो काम है वो पुरुष करेंगे। तो ये भेदभाव तो हुआ बेटा, है ना। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए आगे पढ़ेंगे हम। कुछ पौधों का अपना औषधीय महत्व भी होता है। बिल्कुल होता है ना। जैसे कि चोट लगने पर हल्दी का दूध, आपने देखा होगा कई बार, आपको भी कुछ लोग पीते भी होंगे, मतलब हल्दी का दूध, जिनको कई बार ऐसा होता है चोट लग जाती है तो क्या, हल्दी का दूध पी लो, है ना। या फिर हल्दी मरहम की तरह भी काम आती है ना। तो ये इसलिए है ना, हल्दी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे। पेट दर्द होने पर तो क्या, सौंठ और अजवाइन जो है वो पानी के साथ लेने से क्या होता है, दर्द में आराम मिल जाता है ना। आगे क्या है इसमें, खांसी जुकाम में तो तुलसी, अदरक और लौंग जो है ना, इसको लेने से क्या होता है, आराम मिल जाती है आपको, है ना। काढ़ा बना के भी पीते हैं लोग, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। दांत के दर्द में, अगर दांत में दर्द हो रहा है तो क्या होता है, लौंग का तेल जो होता है बेटा, लौंग का जो तेल होता है उसको लगाया जाता है, तो उससे क्या होता है, दर्द से आराम मिल जाता है। तो ये कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके औषधीय गुण होते हैं ना, जिनको हम औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहीं पर हमारे चैप्टर ये कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।